हेलो दोस्तों, एनसीसी क्लासेस 2 में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम वीडियो का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है प्रकाश का परावर्तन का प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का भाग है जो कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पूछेगा एग्जाम में, पूछता है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों बताओ, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पूछता है एग्जाम में प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलना है दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? फटाफट बोलिए। दो प्रकार का होता है। देखिए, दो प्रकार कौन कौन होता है इसके बारे में जानकारी लो। कहता है कि पहला वास्तविक प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। न, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। देखो, काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है। जैसे किसी का नाम रहता है प्रकाश, उसका पीके का कोई बोलाता है। आखिर तो पीके किसका ही नाम हुआ? प्रकाश का ही नाम हुआ ना। इसी प्रकार काल्पनिक है, काल्पनिक का ही दूसरा नाम क्या? आभासी प्रतिबिंब। यानी कि दोनों क्या है? एक ही है। देखिए दोस्तों, आपका वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब वही ना है ना। वास्तविक प्रतिबिंब जब प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर संतृप्त होती हुई प्रतीत होती है, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखो, जब प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर संतृप्त होती हुई प्रतीत होती है, संतृप्त होती हुई प्रतीत होती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर संतृप्त होती हुई प्रतीत होती है, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो संतृप्त हुआ, अगर इसका वास्तविक प्रतिबिंब का पूरा हम डिफिनेशन याद कर लेंगे तो आभासी प्रतिबिंब का क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। डिफिनेशन क्या हो जाएगा? आसान। इसमें संतृप्त होती हुई प्रतीत होता है, इसमें अपसरित होती हुई प्रतीत होता है। इतना याद रखना, बस, कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता क्या होता है इसके बारे में जानकारी लो। वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता क्या होता है? इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। पूछेगा किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। और इसका प्रतिबिंब है ना, हमेशा उल्टा बनता है। इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा कि सीधा? तो बोलना है उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। चलिए दोस्तों, तो समझ गए होंगे, हमको उम्मीद है। फिर से बोल देते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब है ना, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है। जैसे कि सिनेमा हॉल में कौन सा प्रतिबिंब बनता है सिनेमा हॉल में? जिसमें दर्शक है टीवी पर फिल्म अरीन देखता है, उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। चलिए दोस्तों, अब आभासी प्रतिबिंब के बारे में जानकारी लेते हैं। कहता है जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर असंतृप्त, इसमें देखिए दोस्तों संतृप्त हो रहा था, इसमें असंतृप्त होती है, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब का विशेषता जानते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता तो जान चुके हैं कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है और इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। उसी प्रकार आभासी प्रतिबिंब का भी विशेषता थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, यानी कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। और इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है, यानी कि सीधा बनता है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। बस यही फर्क है। तो वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में अंतर हमको उम्मीद है कि अगर कहेगा तो लिख सकता है।
देखो वास्तविक प्रतिबिंब जैसे कहेगा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब अंतर स्पष्ट करे, तो वास्तविक प्रतिबिंब एक तरफ लिख देंगे, एक तरफ आभासी प्रतिबिंब, इधर वास्तविक प्रतिबिंब लिख देंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, इधर आभासी प्रतिबिंब लिख देंगे। वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा लिख देंगे और आभासी प्रतिबिंब का भी इधर परिभाषा लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। और दूसरा पॉइंट हम क्या लिख देंगे, इससे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इससे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है। यही तो हो गया अंतर। अगर अंतर पूछेगा तो इसी से हमको अंतर बना लेना है। ठीक है ना दोस्तों, है बना लेना है। चलिए दोस्तों, आप गोलीय दर्पण के बारे में जानकारी लेंगे, भागना नहीं है और सीखना है दोस्तों। चलिए, कहता है कि ऐसे दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछता है गोलीय दर्पण क्या है तो बताना पड़ेगा। कहता है कि ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, क्या होना चाहिए, गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। कितना ईजी है। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए ये गोलीय दर्पण हुआ कि नहीं, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, गोलीय है ना, ये हो गया गोलीय दर्पण। ठीक है ना दोस्तों। अब पूछता है गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, या तो एग्जाम में पूछता है या तो कोई व्यक्ति पूछ लेता है, समझ गया ना। कहता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। गोलीय दर्पण कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का होता है। तो पूछता है गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 2 प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे, फिर जाकर उत्तल दर्पण किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। पहले अवतल दर्पण के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए जब प्रकाश का परावर्तन है कि रिफ्लेक्टेड, कहता है जब प्रकाश का परावर्तन किसी धसे या चिपके भाग से होते हैं उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी धसे या चिपके भाग से होते हैं उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसका बाहरी भाग क्या है, कलाई किया गया कि नहीं किया गया, क्या किया है, इसका बाहरी भाग क्या किया, कलई किया गया है। क्या किया गया है, कलई। देखिए दोस्तों, जब इसमें प्रकाश का परावर्तन कैसे हो रहा है, देखिए धसे हुए भाग से हो रहा है ना, इसका अंदर वाला भाग से हो रहा है प्रकाश का परावर्तन। देखिए हो रहा है दोस्तों, हो रहा है। यानी कि अवतल दर्पण है ना, प्रकाश का परावर्तन किसी धसे या चिपके भाग से होते हैं जिससे अवतल दर्पण कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। इसमें उत्तल दर्पण क्या होता है, देखिए दोस्तों उत्तल दर्पण अब कहता है जब प्रकाश का परावर्तन किसी उभरे सतह से होते हैं उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उभरे सतह से होते हैं उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी उभरे सतह से होते हैं उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें बाहर से कलाई किया गया था, इसके अंदर अब कलाई किया गया। उत्तल दर्पण क्या होता है, अंदर से कलाई किया रहता है, अंदर से कलाई किया रहता है। ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें प्रकाश का परावर्तन किसी उभरे हुए भाग से, देखिए दोस्तों इसके उभरे हुए भाग से हो रहा है प्रकाश का परावर्तन। देखिए अनाक आया किरण, अनाक टकरा कर चल गया, बोलिए इसके उभरे हुए भाग से हो रहा है परावर्तन। यानी उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण उभरे हुए सतह से होता है, इसमें क्या होता था, धंसे हुए सतह से होता था। समझ गए दोस्तों, बस यही अंतर है उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। दोस्तों अब है चीन परिपट्टी के बारे में समझेंगे दोस्तों। समझ गए ना दोस्तों, चीन परिपट्टी के बारे में समझेंगे, चीन परिपट्टी के बारे में समझेंगे। देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है कि फोकस को कौन चीज सूचित करता है, एफ फॉर फोकस। उसके बाद क्या होता है, फोकस। उसके बाद होता है वस्तु की दूरी, फोकस वस्तु की दूरी से यू से सूचित करते हैं, और तब छोटी यू से, तथा प्रतिबिंब की दूरी। देखिए दोस्तों, इसमें अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में क्या होता है दोस्तों, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है, यानी कि ऋणात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक। याद रखना, पूछेगा अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ देगा फोकस दूरी अवतल दर्पण में क्या होती है, तो ऑप्शन में दे देगा
ऑप्शन ए दे देगा ऋणात्मक, ऑप्शन बी में दे देगा धनात्मक दे देगा, और 2-3 का ऑप्शन दे देगा। तो हमको पता है कि अवतल दर्पण में है ना हमेशा फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। फोकस और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, निगेटिव होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी वस्तु की दूरी की यूँ सूचित करते हैं, प्रतिबिंब दूरी की यूँ सूचित करते हैं, यानी कि इन सभी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। उसका उत्तल दर्पण में फोकस वस्तु की दूरी से यूँ सूचित करते हैं, छोटी यू से। प्रतिबिंब की दूरी भी सूचित करते हैं, यानी कि सब क्या होती है, खाली वस्तु की दूरी है ना, वस्तु की दूरी दोनों में, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में निगेटिव होती है। क्या होती है दोस्तों, निगेटिव होती है। याद रहेगा दोस्तों, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों दर्पण है, फोकस दूरी दोनों में क्या होती है, निगेटिव होती है। क्या होती है, दोनों में निगेटिव होती है दोस्तों। लेकिन फोकस क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बाकी बाद क्या होता है, वस्तु की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों में क्या होती है, अवतल और उत्तल में क्या होती है, निगेटिव होती है। लेकिन उत्तल में देखो फोकस और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी कि धनात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों, धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण में क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। सॉरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस क्या होती है, धनात्मक होती है। लेकिन वस्तु की दूरी है ना, वस्तु की दूरी दोनों में निगेटिव होती है, यानी वस्तु की दूरी क्या होती है, दोनों में निगेटिव होती है। ठीक है दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, और कुछ अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के सेवा इतना तक ही रहने देते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लेकिन अगर वीडियो में कुछ थोड़ा सा भी समझ आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।